एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो भैया सुबह हो चुकी है, हम उठ चुके हैं अपनी कब्र से वीडियो बनाने के लिए। तो अभी चेहरे पे ध्यान मत देना वरना पता ही है बाल वगैरह सब ऐसे ही हैं। बस मैं उठाऊँ और चल दिया बस वीडियो बनाने के लिए। और तो आज मैं एक ड्रावना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी और साथ में ही कुछ स्टोरीज़ और भी हैं तो उसे भी कवर किया जाएगा। तो हेडफोन्स लगा लो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमारे माता पिता हमें किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर हम अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते। वो जिस काम के लिए मना करते हैं अक्सर हम उन्हीं कामों को कर देते हैं। ऐसा ही हुआ था निकिता के साथ। निकिता के पेरेंट्स उसे हमेशा मना करते थे कि रात के वक्त इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही खुले बाल रखने चाहिए, लेकिन कभी भी निकिता ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसे ही एक रात निकिता को अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था और तैयार होते वक्त उसने इत्र का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ बाल भी खुले रखे। पार्टी में जाने तक और वहाँ एंजॉय करने तक सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे पार्टी ख़त्म हुई। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई और वो उस टाइम अपने हॉस्टल में रहा करती थी। और हॉस्टल में लौटने के बाद उसे अपनी तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उसका दिल घबरा रहा था, जैसे पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। निकिता ने समझा कि थोड़ी तबीयत खराब है उसकी, तो उसने नॉर्मल मेडिसिन लेके सोना ठीक समझा और उसने यही किया। नॉर्मल मेडिसिन लेके वो सो गई और तकरीबन रात के 2 बजे उसे एक भयानक सपना आया जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई और उसने आसपास देखा तो पूरे कमरे में अंधेरा ही था। वो लाइट ऑन करने के लिए उठने वाली थी, तभी उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। वो हिल ही नहीं पा रही है। वो अपनी पूरी जी जान लगा रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ आसपास देखे जा रही थी और उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसका खौफ तो तब बढ़ा जब उसके कानों में एक आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आवाज़ सुन के निकिता पसीने से भीग गई और अपनी पूरी जी जान लगा के चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसकी हलक में आवाज़ हो ही ना। उससे बोला ही नहीं जा रहा था, ना ही हिला जा रहा था। उसके सामने सिर्फ अंधेरा था और उस आवाज़ को सुनने के बाद उसके खून के एक एक बूंद में सिर्फ डर भर गया था। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन नहीं चिल्ला पा रही थी। उसने पूरे दिल और दिमाग से भगवान को याद करने की कोशिश की और वो बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। उसने ये सारी बातें अपने रूममेट्स को बताई और उसके सारे रूममेट्स ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और हैरान भी। पहले तो निकिता के रूममेट्स को लगा कि निकिता मजाक कर रही है, लेकिन निकिता के हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि निकिता मजाक कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत ख़राब थी। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद बताया कि डर के कारण उसका बीपी लो हो गया है और उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ दिन निकिता ने आराम किया और जैसे तैसे उसकी तबीयत पहले जैसी ठीक हुई, लेकिन आज भी वो रात के वक्त इत्र का इस्तेमाल करने से और बाल खुले रखने से घबराती है और उसे यही महसूस होता है कि कहीं वो बुरी शक्ति निकिता पे वापस हावी ना हो जाए और वो भयानक डरावनी घटना वापस निकिता की ज़िंदगी में ना घट जाए।
ये बात है उस वक्त की जब निकिता और उसके दो दोस्त हॉस्टल के एक नए रूम में शिफ्ट हुए थे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों तो सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन नॉर्मल दिन की तरह बीत रहा था। ऐसे कई दिन बीते, हफ्ता 2 हफ्ता बीते, लेकिन अचानक से निकिता ने ध्यान दिया कि उसकी दोस्त खुशी कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। उसके व्यवहार में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। खुशी दिल की काफ़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होती जा रही थी और उसका व्यवहार बुरा होते जा रहा था। निकिता को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया और उसने इन सब बातों को इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते खुशी का व्यवहार और भी ज़्यादा बुरा होता गया और काफ़ी ज़्यादा अलग होता गया। निकिता को लग ही नहीं रहा था कि ये वही पुरानी वाली खुशी है, क्योंकि उसके व्यवहार में इतना बदलाव आ चुका था कि वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी। कोई भी उससे प्यार से बात करता तो वो हमेशा गुस्से में जवाब देती और चुपचाप रहती। एक रात अचानक से खुशी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और निकिता और उसकी दोस्त उसे हॉस्टल की डिस्पेंसरी में लेकर गए, जहां खुशी का इलाज किया गया और उसे नॉर्मल मेडिसिन दी गई। लेकिन अजीब बात तो ये है कि उस हॉस्पिटल में खुशी नॉर्मल व्यवहार कर रही थी, जैसे वो पहले व्यवहार करती थी। निकिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी खुशी के लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी के व्यवहार में इतना बदलाव जल्दी जल्दी आ कैसे रहा है। कभी वो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बहुत बुरी। तभी अचानक से एक दिन हॉस्टल की ही कुछ लड़कियों से निकिता और खुशी को पता चला कि वो जिस कमरे में ठहरी हुई हैं, उस कमरे में पहले एक लड़का रहा करता था और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसने हॉस्टल में ही फांसी लगा ली थी। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए हॉस्टल वालों ने इस बात को दबा दिया और बहुत कम लोगों को ही इस सुसाइड के बारे में पता था। इस बात के पता चलने के बाद खुशी और निकिता उस कमरे में रहने को तैयार नहीं थी और उन्होंने वो कमरा तुरंत छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने वो कमरा छोड़ा, खुशी पहले की तरह ठीक हो गई और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा नाम सुरेश है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड छुट्टियां बिताने के लिए गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हमें छुट्टियां मिली थी और हम उन छुट्टियों को बिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हम 3 दोस्त अपनी कार में सवार थे और मैं ड्राइविंग कर रहा था। मेरे 2 दोस्त ऋतिक और अभिनव पीछे वाली सीट पे बैठे थे और मैं ड्राइविंग कर रहा था। रात का समय था और मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाए जा रहा था। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पे, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, मैंने ध्यान दिया कि गाड़ी के सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा है और मैंने घबराहट के मारे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, कहीं वो आदमी ठुक ना जाए। गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। ऋतिक और अभिनव भी घबरा गए और उन्होंने मुझसे कहा कि अबे बेवकूफ़, ऐसे कोई ब्रेक लगाता है? क्या हो गया, इतनी अचानक से ब्रेक लगाया? अभी ठुकते ठुकते बच गए। अभी छुट्टियां बिताने आए हैं, यहीं कब्र बन जाती हमारी। पागल वागल है क्या? जिसके जवाब में मैंने उन दोनों को बताया, अबे यार कुछ नहीं यार, पता नहीं एक आदमी मैंने देखा अजीब सा गाड़ी के सामने आ गया अचानक से। पागल वागल था क्या वो? जिसके जवाब में वो दोनों मुझे घूरने लगे और उन्होंने कहा कि अरे क्या हो गया बे तेरे को? हमने तो दारू भी नहीं पी। तेरे को बूढ़ा आदमी लगता है, तेरा वहम है और ये वहम काफ़ी बुरा वाला था। बच गए हम मरते मरते। तू एक काम कर, पीछे आ जा, ड्राइविंग सीट पे तो अब मैं ही बैठूंगा, तेरा भरोसा नहीं, तू मरवा देगा हमको। ये कहकर ऋतिक आगे आ गया और मैं पीछे बैठ गया और मैं अभिनव से बातें करने लगा। ऋतिक गाड़ी चलाने लगा और कुछ ही देर बाद ऋतिक के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। उसने भी बहुत जल्दी में ब्रेक लगाई और गाड़ी डिसबैलेंस होके एक कोने में जाके ठुकने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे रुक गई। और फिर मैंने ऋतिक से कहा कि अबे तुझे क्या हुआ, तूने क्यों ऐसा किया बे? और उसने जो मुझे बताया उसे सुन के मेरे कान खड़े हो गए। उसने बताया कि उसे भी एक अजीब सा आदमी गाड़ी के सामने नज़र आया। हम तीनों गाड़ी से उतरे और आसपास देखने लगे।
वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर हम दोनों को कौन दिखा था, ये सवाल हमें परेशान किए जा रहा था। लेकिन आखिरकार हमने सोचा कि शायद हमारा वहम था, और ऋतिक और मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हमने एक्सीडेंट होने से बचाया था और उसी में हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर अभिनव ने गाड़ी चलाना शुरू किया। वो सुनसान रास्ता अभी भी जारी था और गाड़ी उसी पर चले जा रही थी। ऋतिक और मुझे नींद आ गई और हम दोनों पीछे बैठे बैठे ही सो गए। तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज़ आई, इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। ये आवाज़ सुन के मेरी आंखें खुली और झटका तो मुझे तब लगा जब अभिनव ने भी एक ज़ोरदार ब्रेक मारा और गाड़ी फिर से डिसबैलेंस हो गई और टकराते हुए ही एक पेड़ से जाके टकरा गई। और इस टक्कर से हम दोनों की नींद उड़ गई। ऋतिक भी उठा और मैं भी। अभिनव से पूछा हमने कि क्या हो गया, जिसके जवाब में उसने भी वही बात बताई। उसे भी वही बूढ़ा आदमी दिखा था। मैंने उन दोनों को वो सपने वाली बात बताई और जब मैंने ये बात बताई तो ऋतिक मेरी शक्ल देखने लगा। और जब मैंने ऋतिक से पूछा कि क्या हो गया तो उसने बताया कि वो आवाज़ उसने भी सुनी थी और एक बार में 2 लोगों को वहम कैसे हो सकता है, ये बात हमें परेशान करने लगी। अभिनव ने गाड़ी का बोनट खोला और इंजन को चेक करने लगा। गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। टकराने की वजह से गाड़ी के आगे वाले हिस्से पे नुकसान पहुंचा था और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। हम तीनों ने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया और कुछ ही दूर चले थे तभी जैसे किस्मत हम पे मेहरबान हो गई। हमने देखा कि एक रिपेयरिंग शॉप आगे ही है। हम तीनों में जोश आ गया और हम तीनों गाड़ी को धक्का लगाते हुए उस रिपेयरिंग शॉप तक ले गए और वहाँ एक आदमी सो रहा था। हमने उसको उठाया और उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताया। वो तुरंत उठा और गाड़ी ठीक करने लगा और उसने हमसे पूछा कि आप किस रास्ते से आए हैं, और हमने उसे हमारे आने वाला रास्ता बताया और हमारे वाले रास्ते का नाम सुन के उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने हमसे कहा कि बाबूजी, बहुत किस्मत वाले हो शायद आप, जो उस रास्ते से सही सलामत रात के वक्त निकल आए, वरना न जाने उस भूतिया रास्ते ने कितने लोगों की जान ली है, कोई गिनती ही नहीं है। वहाँ एक शराबी इंसान घूमा करता था। उसके पास ना ही परिवार था ना ही कुछ। एक रात ऐसे ही घूम रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे ठोकर मार दी। वो जिंदा था। उसे अगर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद कुछ हो सकता था, वो बच जाता, लेकिन ठोकर मारने वालों ने उसे वहीं मरता छोड़ आगे बढ़ गए। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पे घूम रही है। ये बात हमारे दादाजी बताया करते थे। और आज तक वहाँ जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से बहुत कम ही लोग बच पाए हैं। और उन्होंने एक ही बात कही है कि उन्होंने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अपनी गाड़ी के सामने अचानक से आते हुए देखा था। ये बात सुन के हम तीनों की हालत ख़राब हो गई और हमने भगवान को शुक्रिया किया कि हम बच गए। और उसने हमारी गाड़ी को ठीक किया और कई घंटे बाद सुबह होने के बाद हम वहाँ से निकल गए और वापस आते वक्त हमने उस रास्ते की तरफ देखा भी नहीं। मेरा नाम शिवम है। हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा था। वो घर मुझे काफ़ी सस्ते दामों में मिला था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो घर दाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और अच्छा भी, इसलिए उस घर को ख़रीदने में मैंने कोई ज़्यादा देर नहीं लगाई और उस घर को ख़रीद लिया। वो घर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद था मुझे, लेकिन धीरे धीरे उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो मेरे खौफ का कारण बन गई। एक रात मैं पार्टी से ड्रिंक करने के बाद अपने घर आया था और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि एक काला साया जो कि किसी लड़की का था, वो उंगली से
नीचे इशारा कर रहा था। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा ही पी ली है, जिसकी वजह से मुझे अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसलिए मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया और सोने के लिए आंखें बंद कर दी। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। माना मैंने पी रखी थी, लेकिन इतना ज़्यादा वहम होना मुझे हजम नहीं हो रहा था। ये सब हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ना ही ये सब सपना था। ये आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी और मैंने लाइट को जला कर रखा और टीवी देखने लगा। मुझे प्यास लगी और मैं किचन में गया। किचन में पानी पीने के बाद मैं वापस आया तो मैंने देखा कि टीवी अपने आप चालू बंद हो रहा है, चालू बंद हो रहा है। मुझे लगा कि पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा टीवी ही ख़राब है। मुझे लगा कि सुबह मैकेनिक को बुला के टीवी ठीक करवा लूँगा, इसलिए मैंने टीवी को बंद कर दिया और वापस से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही मैंने कुछ आवाज़ सुनी और मैंने आंखें खोली तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरा टीवी चालू है। जिस टीवी को मैंने अपने हाथों से बंद किया था वो अपने आप चालू था। मुझे लगा कि पावर का प्रॉब्लम है, बटन ख़राब हो गया इसलिए डायरेक्ट पावर आ रही है टीवी में, इसलिए मैंने प्लग को ही निकाल दिया। प्लग निकालते ही वो टीवी ऑफ हो गया और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर से टीवी चालू होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैंने टीवी में फिर से देखा कि टीवी चालू है और टीवी में एक लड़की इशारा कर रही थी ज़मीन की तरफ। ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि टीवी का प्लग निकला हुआ था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। सुबह हुई और मैंने सोचा कि शायद पीने की वजह से मुझे ये सब वहम हो रहा था और मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही रात हुई वही अजीब घटनाएं वापस घटने लगी और उस वक्त तो मैंने पी भी नहीं रखी थी, इसलिए वहम का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैंने उस लड़की को कई बार देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे उसे देखते वक्त, क्योंकि उस लड़की को ना ही मैं जानता था और ना ही उसे मैंने कहीं पर देखा था। लेकिन वो लड़की मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है ये बात मुझे परेशान कर रही थी। और वो जब भी मुझे दिखाई देती थी तो एक ही इशारा करती थी और वो इशारा होता था ज़मीन की तरफ। मैं अपने पास के ही चर्च में गया और वहाँ से एक प्रीस्ट से ये सब बातें बताई। प्रीस्ट ने मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछा और जब मैंने उसे एड्रेस बताया तो उसका दिमाग सन्न रह गया। उस प्रीस्ट ने मुझे बताया एक लड़की की आत्मा का साया है जो कि उस घर में रहती है, उसे मुक्ति नहीं मिली है और उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली है इस बात की कोई वजह नहीं पता लग पाई है। फिर मैंने उन प्रीस्ट को बताया कि वो हमेशा ज़मीन की ओर इशारा करती है और ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो शाम को मेरे घर पर आएंगे। और जैसे ही वो घर पर आए और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ते वक्त उस घर की कुछ चीज़ें हिलने लगी और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कहाँ पर इशारा करती है और मैंने उन्हें ज़मीन की तरफ इशारा करके बताया कि वो यहाँ पर इशारा करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह यहाँ पर खुदाई करवाओ। ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। मेरा नया नया घर था और मैं खुदाई नहीं करवाना चाहता था, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा भी चाहिए था, इसलिए मजबूरन मैंने मज़दूर बुलाए और वहाँ पे ज़मीन में खुदाई करवाई। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि उस ज़मीन के नीचे एक कंकाल निकला। और जब मैंने पुलिस को इन सब बारों में बताया तो उन्होंने तहकीकात शुरू की। फिर मुझे पता चला कि एक लड़की की लाश है जो कि उस ज़मीन के नीचे दफन थी और तहकीकात में पता चला इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई थी जो कि इस घर को बनाने वाले बिल्डर ने की थी। फिर उस बिल्डर को फांसी की सज़ा हुई और इतना सब होने के बाद मेरा उस घर में रहना नामुमकिन सा हो गया था, इसलिए मैंने उस घर को बेच के कहीं और घर ले लिया और उस घर की तरफ कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा। मेरा नाम विपिन भारद्वाज है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने लाइन में नया नया आया था
असल में मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, और मैं इस लाइन में काफ़ी नया था जब ये घटना मेरे साथ घटी। मैंने एक ज़मीन खरीदी थी काफ़ी बड़ी, और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना के उसे बेचूंगा। मुझे ज़मीन काफ़ी सस्ते में मिल गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मेरे पास वक्त काफ़ी कम था उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता था और डिज़ाइन तैयार करके मज़दूरों को देता रहता था और वो काम करते रहते थे। मेरे पास वक्त की कमी थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करता था। कभी कभी तो मैं सोता ही नहीं था। तभी अचानक से मैंने एक रात के 12 बजे तकरीबन, जब कुछ ही मज़दूर काम कर रहे थे, मैंने ध्यान दिया कि बिल्डिंग से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल होगी, वो वहाँ पर बैठ के मुझे घूरे जा रहा था। मुझे लगा कि ये भी मज़दूर है और मेरी बिल्डिंग का काम करवा रहा है, और मुझे ये बात देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कहा कि अरे अंकल, क्या कर रहे हो? काम वगैरह नहीं करवाना क्या? पैसे नहीं दे रहा मैं क्या आपको? पैसों की कमी है क्या? मैं वक्त पे सबको पेमेंट करता हूँ इसी चीज़ के लिए। मेरे को ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार चाहिए, और आप है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। आराम करना है तो घर जाइए, यहाँ मत बैठिए। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं आप सभी को देने के लिए। तभी अचानक से वो आदमी खड़ा हुआ और मेरे पास आकर बोला कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैं 2 कदम पीछे हो गया। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी है ही नहीं। मेरे मुंह से चीख निकल गई और सारे मज़दूर मेरी चीख सुन के वहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब क्या हो गया। मैंने सोचा कि ये सब मेरा वहम है, इसलिए मैंने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा और जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया। मैं उन्हें काम समझाकर अपने घर आ गया और रात के तकरीबन 12 बजे मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन बजते ही जैसे मैंने उठाया, तभी अचानक से सामने से एक आवाज़ आई, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। मैं नींद में था, लेकिन ये बात सुन के मेरी नींद गायब हो गई और मैंने चिल्लाकर बोला, क्यों नहीं बनेगी बिल्डिंग? कौन रोकेगा मुझे? मैं बनाऊंगा वहाँ पे बिल्डिंग। मैंने पैसे खर्च किए हैं उस ज़मीन पे, मैं वहाँ पर बिल्डिंग बनाऊंगा। कौन है तू? मेरे को पता, मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। तब तक फ़ोन कट हो गया और मैंने वापस उस नंबर पे कॉल मिलाने के लिए कॉल लॉक को ओपन किया, लेकिन मैंने देखा कि कोई इनकमिंग कॉल आई ही नहीं थी। ये सब देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और डर गया। ऐसे कई दिन बीते और मुझे वो फ़ोन रोज़ आने लगा। वो फ़ोन जब भी आता तो सामने से एक ही आवाज़ आती, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये फ़ोन आखिर आ कहाँ से रहा है। मैंने पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाए। फिर से एक रात जब मैं अपनी बिल्डिंग का काम करवा रहा था, तब मैं बिल्डिंग के एक कोने में सीमेंट की बोरी के ऊपर बैठा हुआ था और मज़दूरों को काम बता रहा था। तभी मैंने देखा कि बिल्डिंग के एक कोने में वही आदमी बैठा हुआ है और मुझे घूरे जा रहा है। मैंने उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैं काफ़ी खुश हो रहा था। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि चलो आज तो ये पकड़ में आ गया, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी भी किसी से भी पंगा नहीं लेगा। मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, क्यों बे, तू मेरी बिल्डिंग नहीं बनने देगा? कौन है तू? तेरी औकात क्या है? सारे मज़दूर मुझे घूरने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब क्या हो गया है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिसके जवाब में मैंने कहा कि अरे कुछ नहीं यार, इसको देखना, वो ये उस दिन भी मेरे को दिखा था और कह रहा था तुम्हारी बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। जैसे पता नहीं कौन हो ये, इसकी कितनी औकात हो, मेरी बिल्डिंग नहीं बनने देगा। मैंने पैसे खर्च किए हैं, अब मैं अपनी बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा क्या? सारे मज़दूर मेरा मुंह देखने लगे और मज़दूरों ने मुझसे आके कहा कि साहब आपने काम की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है, आप हमारी बात मानिए तो घर पे जाके आराम करिए, समझे आप? आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। मुझे ये बात सुन के गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों आराम की ज़रूरत है? मैं तो काम करवाऊंगा, मेरे को जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग का काम ख़त्म करना है यार, मजाक थोड़ी चल रहा है।
और फिर उस मज़दूर ने कहा, अरे काम काम काम, ठीक है काम तो ख़त्म हो जाएगा साहब, लेकिन आप अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखिए। आप किससे बात कर रहे हैं, बताइए कौन है यहाँ पर। तभी मैंने उस कोने में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बात इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मुझे बुखार आ गया और मैं 2 दिन तक अपने बेड पे पड़ा रहा। मेरे कानों में एक आवाज़ ज़रूर आती जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, बिल्डिंग वहाँ नहीं बनेगी, बिल्डिंग वहाँ नहीं बनेगी। ये भयानक घटना मेरी रूह कपा दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। तभी एक दिन मेरा दोस्त मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे मुझसे मिलने के लिए आया और उसने मेरी बिल्डिंग को बनता हुआ देखा और उसने मुझे बताया कि अरे तू यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कब बना रहा है। उसकी ये बात सुन के मेरे को थोड़ा अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि क्यों भाई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। जिसके जवाब में उसने कहा कि तूने ये ज़मीन किससे ख़रीदी। मैंने उस आदमी का नाम बताया जिससे मैंने ये ज़मीन ख़रीदी थी और मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ ठीक है, ये ज़मीन तूने उससे ख़रीदी और कितने में पड़ी। फिर मैंने उसे उस ज़मीन की कीमत बताई और उसने मुझे बताया, अच्छा इतनी बड़ी ज़मीन तुझे इतनी कम कीमत में मिल गई, तूने पूछताछ नहीं की कि ये ज़मीन तुझे इतनी कम कीमत में कैसे मिल रही है। मैंने ना में सर हिलाया और उसने मुझसे कहा कि हाँ देख विपिन, मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन ये जो ज़मीन है पहले मुझे भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन इसको जो बंदा बेच रहा था उसने ये ज़मीनें गरीब लोगों से हथियाई थी और कई गरीब लोगों ने इसी गम के कारण आत्महत्या कर ली थी। पुलिस वालों को पैसे खिलाकर उस ज़मीन के दलाल ने पुलिस वालों का भी मुंह बंद करवा लिया था और इस ज़मीन पे प्रोजेक्ट बनाना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए सस्ते में मिलने की वजह से भी मैंने ये ज़मीन नहीं खरीदी। पता नहीं कितने गरीबों की बद्दुआएं होगी इस ज़मीन के ऊपर। कैसे प्रोजेक्ट बनाओ यार यहाँ पे, तू कैसे बना रहा है, तुझे ये बात पता थी कि नहीं पता थी। जिसके जवाब में मेरे पास कोई शब्द नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा ज़मीर अब मुझे गवाही नहीं दे रहा था कि मैं अब उस प्रोजेक्ट पे काम करूँ, क्योंकि वो ज़मीन किसी और की थी। फिर मैंने पुलिस स्टेशन में उस आदमी की कंप्लेन की और फिर कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद उस आदमी को सज़ा हुई और मैंने उस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया और उसमें से कुछ फ्लैट्स उन गरीबों को दिए जिनकी ज़मीन छीनकर उस आदमी ने मुझे बेची थी और उसमें से एक फ़्लैट मैंने खाली रखा। ये काम करने के बाद मेरे दिल को शांति मिली और मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैंने इतने बड़े पाप को होते होते बचा लिया। दिन के बाद से मुझे कभी भी वो आदमी नहीं दिखा और मैं अपनी ज़िंदगी को शांति से जीने लगा।